जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सफ़ीर हसन, लेक्चरर मैथमेटिक्स फ्रॉम लेजेंड कॉलेज मुल्तान, एंड आई एम हेयर टू टीच यू कोर्स रियल एनालिसिस टू क्लास BS मैथमेटिक्स 5th semester. Students, first of all we shall study chapter number 1 named real number system. जी रियल नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। देखें रियल नंबर्स होते क्या हैं आपको पता है, जैसे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के जो सेट बनते हैं, इन दोनों सेट्स का यूनियन, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का जो यूनियन होता है वो हमारे पास क्या बनता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये आप लोग लोअर क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखें थ्योरम में क्या कह रहा है, देयर इज़ नो रैशनल पी। यहाँ पर एक थ्योरम है हमारे पास, वो कह रहा है कि ऐसा कोई पी एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई रैशनल पी कोई नंबर है, रैशनल नंबर ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्केयर 2 के इक्वल हो। ठीक है, ऐसा कोई। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कंट्रेरी, जैसे कि आप लोअर क्लासेस में प्रूव करते आए हैं कि स्केयर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर और स्केयर रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, इनके प्रूफ आप लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर वो यही कहना चाह रहा है कि आप प्रूव करें कि पी स्केयर इज इक्वल टू 2 कोई रैशनल नंबर नहीं है। हमने इसको इरेशनल प्रूव करना है। अब यहाँ पर आप देखें क्या कह रहे हैं हम, प्रूफ। अब हम यहाँ पर कंट्रेरी सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दैट देयर एग्जिस्ट अ रैशनल पी सच दैट पी स्केयर इज इक्वल टू 2। अब हम कंट्रेरी सपोज करेंगे कि ऐसा पी एग्जिस्ट करता है, जबकि स्टेटमेंट पे ज़रा गौर करें, वो कह रहे हैं ऐसा कोई रैशनल पी एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्केयर 2 के इक्वल आए। हम कह रहे हैं कि हम कंट्रेरी को सपोज, इसके थ्योरम के प्रूफ का स्टाइल कुछ इस तरह है कि हम कंट्रेरी सपोज करेंगे इसको। मैं इसको सपोज कर रहा हूँ कि ऐसा रैशनल पी एग्जिस्ट करता है जिसका स्केयर 2 के इक्वल हो। तो इसका मतलब अगर पी रैशनल है तो वी कैन राइट P इज इक्वल टू एम ओवर एन। जैसे हम रैशनल को कहते थे कि P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, सिमिलरली यहाँ पर हमने कह दिया कि P क्योंकि रैशनल है तो फिर हम उसको M बाई एन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर M एंड N बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड M एंड N हैव नो कॉमन फैक्टर। ये भी रैशनल नंबर की, रिमेंबर दैट रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ये चीज़ शामिल है कि हम उसको M बाई एन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि M और N कोई इंटीजर्स होंगे और M और N का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, अगर हम P को रैशनल नंबर है तो फिर तो हम कह सकते हैं पी स्केयर किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल, जबकि हम कह आए हैं कि पी इज इक्वल टू एम बाई एन। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन एम स्केयर बाई एम एन स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 के इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एम स्केयर इज इक्वल टू 2n स्केयर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसका मतलब जब एन स्केयर कोई एन स्केयर का कोई इवन मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स एम स्केयर इवन हुआ हमारे पास। और अगर एम स्केयर इवन है तो फिर एम भी इवन होगा ऑब्वियसली। सो दिस इम्प्लाइज अगर एम इवन है तो आपको पता है कि इवन नंबर्स तो क्या होते हैं, 2 पर डिविजिबल होते हैं। सो एम इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड सो इज़ एम स्केयर इज़ डिविजिबल बाई 4। जाहिर है जब एम 2 पर डिविजिबल होगा, 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो फिर एम का स्केयर 4 पर डिवाइड होगा। और हम कह के आए हैं, हम ये अभी कह कर आए हैं कि हमारे पास एम स्केयर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, एम स्केयर 2n स्केयर के इक्वल है। तो जब हम कह रहे हैं कि एम स्केयर 4 पर डिविजिबल है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एम स्केयर क्योंकि 2n स्केयर के इक्वल है तो 2n स्केयर भी डिविजिबल है 4 के ऊपर। और अगर 2n स्केयर 4 पर डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि n स्केयर भी फिर 2 पर डिविजिबल होगा। अगर n स्केयर 2 पर डिविजिबल है, n स्केयर इज डिविजिबल बाई 2, तो हम कह सकते हैं कि n स्केयर इवन है। और अगर n स्केयर इवन है तो हमारे पास n भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि m एंड n हैव बोथ कॉमन फैक्टर 2, यानी कि दोनों 2 पर डिवाइड हो रहे हैं m और n। जबकि हम इस डेफिनेशन में क्या स्टडी करके आए हैं कि m और n का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और हम क्या गए हैं जी, हमारा p हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। जब p रैशनल नंबर है तो उनके तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होना चाहिए, उसको हम m बाई n की फॉर्म में लिख रहे हैं और m और n को इंटीजर है, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जब उनका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है तो उनका कोई तो फिर वो रैशनल कैसे बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया इनका। सो इट मीन्स कि ये तो फिर रैशनल नंबर ना हुआ, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन की नेगेशन कर रहा है ये। सो इट मीन्स हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी, विच इज़ कंट्राडिक्शन, बिकॉज एम एंड एन हैव नो कॉमन फैक्टर, जबकि यहाँ पर हमने साबित कर दीजिए फैक्टर है पड़ा, तो ये कंट्राडिक्शन हो गई। सो पी स्केयर इज इक्वल टू 2 इज इम्पॉसिबल फॉर रैशनल। इसका मतलब बी पी यहाँ पर क्या है, इर्रेशनल नंबर है। बस यही हमने इस थ्योरम में
प्रूव करना था स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट आ जाएं जी, ये थ्योरम है, ये भी बिल्कुल इसी तरह। यहाँ पर देखें क्या कह रहा है वो, यहाँ पर कह रहा है कि ए हमारे पास कोई सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल्स है सच दैट जो पॉजिटिव रैशनल पी जिसमें सच दैट पी स्क्वायर इज लेस देन 2, यानी कि ए हमारे पास पॉजिटिव रैशनल्स का सेट है सच दैट कि उनका हम स्क्वायर लें तो वो 2 से लेस आए। तो और बी हमारे पास कंसिस्ट कर रहा है ऑल पॉजिटिव रैशनल्स जिसमें ग्रेटर देन 2 इंटीजर्स आएँ। पी स्क्वायर लें और उसका क्या है आंसर जो है हमारे पास ग्रेटर देन 2, जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो उसमें शामिल होंगे। तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि फिर देन ए कंटेन नो लार्जेस्ट नंबर एंड बी कंटेन्स नो स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि ए में वो तमाम नंबर्स आ जाएंगे जिनका स्केयर लें वो लेस देन 2 होगा। सिमिलरली अगर बी में वो तमाम नंबर्स आएंगे जिनका स्केयर क्या आएगा ग्रेटर देन 2 आएगा। सो इट मीन्स कि इनका कोई स्मॉलेस्ट नंबर बी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमने शो करना कि हर पी वी आर टू शो दैट फॉर एवरी पी इन ए देयर एग्जिस्ट रैशनल क्यू बिलोंग्स टू ए सच दैट पी इज लेस देन क्यू। हम कह रहे हैं कि अगर हर पी फॉर एवरी पी इन ए देयर एग्जिस्ट रैशनल क्यू बिलोंग्स टू ए, हमने ये शो करना है कि हर पी के लिए उस सेट ए में कोई रैशनल क्यू भी बिलोंग करता है सच दैट जो पी क्या होगा क्यू से स्मॉलर होगा, और फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू बी वी कैन फाइंड रैशनल क्यू बिलोंग्स टू बी। तो इस तरह इस थ्योरम को हमने क्या करना है प्रूव करना है। अब फिर क्या कह रहा है कि एसोसिएटेड विद रैशनल पी ग्रेटर देन 0 द नंबर इज इक्वल टू पी माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 बाई पी प्लस 2। तो ये स्टूडेंट्स ये थ्योरम आपकी असाइनमेंट में है, इसकी स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दी। मजीद इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑर्डर ऑन अ सेट। ऑर्डर ऑन अ सेट देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि लेट हमारे पास एस कोई सेट है, ऑर्डर ऑन अ सेट इज अ रिलेशन डिनोटेड बाय दिस। इस रिलेशन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं ऑर्डर के रिलेशन को। ऑर्डर ऑन अ सेट इज अ रिलेशन डिनोटेड बाय दिस विद द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज। नंबर 1 कि एक्स हमारे पास बिलोंग कर रहा है सेट एस से और वाई भी बिलोंग कर रहा है सेट एस से। तो वन एंड ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज लेस देन एक्स इज ट्रू। कह रहे कि स्टूडेंट्स हमारे पास एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस ऑर्डर ऑन अ सेट क्या कह रहे हैं, कोई एक रिलेशन को नाम दे रहे हैं हम ऑर्डर का, और वो किस तरह का नाम दे रहे हैं हम कि उस जिसको हम डिनोट करें इस तरह के सिंबल से। और उस कह रहा है कि उसमें क्या होगा ऑर्डर की 2 प्रॉपर्टीज़ होंगी कि अगर एक्स भी कोई एलिमेंट है एस का और वाई भी कोई एलिमेंट है एस का, तो जाहिर है इन तीनों में से कोई एक ही कंडीशन वन एंड ओनली वन, कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। या तो एक्स लेस देन वाई होगा जाहिर है, या फिर एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे, या फिर वाई इज लेस देन एक्स। मीन्स कि इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, कि एक्स फिर वाई से ग्रेटर भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड करेगी, या तो दोनों नंबर्स इक्वल होंगे या एक दूसरे से छोटा होगा या दूसरा एक से बड़ा होगा, इस तरह। अब सेकंड कंडीशन देखें, एक्स वाई जी 3 मेंबर्स ले रहा है, एलिमेंट ले रहा है किसके एस के, और वहाँ यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर एक्स वाई से छोटा है और वाई जेड से स्मॉलर है, तो इट मीन्स वी कैन से दैट एक्स इज स्मॉलर देन जेड। ऑब्वियसली जब एक्स वाई से छोटा है और वाई जेड से छोटा है, तो आप कह सकते हैं कि एक्स भी फिर क्या है जेड से छोटा है। ये बिल्कुल इस तरह हो सकती है जैसे आप लोगों में से देखें कि अगर हमारे पास घर के कोई मेंबर्स हैं, 3 भाई हैं, तो अगर 3 भाई हैं और एक दूसरे से छोटा है, दूसरा फिर तीसरे से छोटा है, तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं पहला भी फिर तीसरे से क्या है छोटा है। तो इस तरह इसका रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। ऑर्डर्ड सेट क्या होता है, ऐसा सेट एस इज सेट टू बी ऑर्डर्ड सेट इफ एन ऑर्डर इज डिफाइंड ऑन एस। एस को हम ऑर्डर्ड सेट कहेंगे अगर एस में कोई क्या हुआ हो, ऑर्डर डिफाइन किया गया हो। अगर किसी सेट में कोई ऑर्डर डिफाइंड हो तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड सेट। अगर किसी सेट में कोई ऑर्डर डिफाइन किया होगा तो वो ऑर्डर सेट होता है। और बाउंड क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेसिकली इसकी करेक्शन कर लें, यहाँ पर हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं। देखें अपर बाउंड बेसिकली क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट देता चलूँ, किसी सेट का ऐसा एलिमेंट जिससे उस सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स या तो इक्वल हों या छोटे हों, वो अपर बाउंड हो गया। लोअर बाउंड क्या होगा कि उस सेट के तमाम एलिमेंट्स उसके बराबर हों या उससे क्या हों, बड़े हों, ग्रेटर हों, तो वो लोअर बाउंड होगा। यहाँ पर देखें क्या कह रहा है कि लेट एस बी एन ऑर्डर्ड सेट एंड ई द सबसेट ऑफ एस वी इफ देयर एग्जिस्ट अ बीटा बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू बीटा
for all x belongs to E, then we say that E is bounded above and beta is known as upper bound of E. अब यहाँ पर देखें हम E हमारे पास क्या है, कोई सबसेट है सेट S का, और बीटा हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं S से, और हम क्या कह रहे हैं कि जो E के बाकी तमाम एलिमेंट्स हैं X वो E के एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो क्या हों, या तो इस बीटा से स्मॉलर हों या इसके इक्वल हों, यानी कि बीटा इन सब से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, बड़ा भी होगा और इक्वल भी होगा बेसिकली। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपर बाउंड बोलेंगे। और लोअर बाउंड क्या है हमारे पास कि इसको क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन लगा दें यहाँ पर, यानी कि इसको कुछ इस तरह से हम जब लोअर बाउंड को आप डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा, ये लोअर बाउंड की डेफिनेशन में, यानी कि वो बीटा लोअर बाउंड कहलाएगा। और वो लोअर बाउंड कैसे कहलाएगा कि बाकी एलिमेंट्स वो उस सेट के बाकी एलिमेंट्स की या तो इक्वल होगा या स्मॉलर होगा, यानी कि बाकी एलिमेंट उससे बड़े होंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेट है 1 2 3। अब इस सेट में देखें आपके पास अपर बाउंड कौन सा है, 3 है। देखें इस सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स इस 3 से क्या हैं, छोटे हैं या फिर इक्वल हैं इस अपर बाउंड के, और 1 हमारे पास लोअर बाउंड हो गया। और ऐसा सेट जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड अबव, और ऐसा सेट जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड बिलो। तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है। और ये याद रखें जो हमारे पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड्स जो होते हैं ना वो एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ इनफाइनाइट होते हैं, यहाँ पर इसका मतलब इस सेट में तो 3 हुआ अपर बाउंड, लेकिन इस 3 से बड़े जितने एलिमेंट्स होंगे वो तमाम क्या अपर बाउंड्स कहलाएंगे फॉर दिस सेट। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आप चलें जी लीस्ट अपर बाउंड, जिसको सुप्रीमम बोलते हैं। कह रहे कि सपोज एस इज एन ऑर्डर्ड सेट, E is a subset of S and E is bounded above. Suppose there exists an alpha belongs to S such that alpha is an upper bound of E, and if gamma is less than a alpha then alpha is not an upper bound of E. Basically सुप्रीमम क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा जो अपर बाउंड होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुप्रीमम होगा इन सिंपल वर्ड्स। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास S कोई सेट है और E उसका सबसेट है, तो S को E को हम क्या बोलेंगे। और ये याद रखें अपर बाउंड और लोअर बाउंड और सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट करने के लिए सेट का ऑर्डर्ड सेट होना लाजमी है। अब यहाँ पर देखें क्या कह रहा है कि E सबसेट है कोई S का, और E क्या है, बाउंडेड अबव है, यानी कि उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। तो सपोज देयर एग्जिस्ट एन अल्फा बिलोंग्स टू S सच दैट अल्फा उस सेट का क्या है, E का अपर बाउंड है। और कह रहा है कि कोई ऐसा गैमा यहाँ पर कोई नंबर को डिनोट करे, यहाँ पर किसी डिजिट को, किसी इंटीजर को डिनोट करे, किसी रियल नंबर को डिनोट करे कि गैमा लेस देन ए, स्मॉलर देन ए, देन गैमा इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ई। यानी कि गैमा इसको हम क्या इस तरह भी लिख सकते हैं, गैमा इज लेस देन अल्फा, या फिर स्टूडेंट्स आप इसको कह सकते हैं कि अल्फा इज ग्रेटर देन गैमा। यानी कि कह रहा है कि अगर कोई ऐसा गैमा एग्जिस्ट करता है जो कि क्या है, इस अल्फा से स्मॉलर है, और तो फिर गैमा जाहिर है अल्फा से स्मॉलर है, तो फिर गैमा हमारे पास अपर बाउंड में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि देन अल्फा इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ ई, एंड सुप्रीमम ऑफ ई इज इक्वल टू अल्फा हम लिखेंगे। इन अदर वर्ड्स अल्फा इज द लीस्ट मेंबर ऑफ द सेट ऑफ अपर बाउंड ऑफ ई, यानी कि जो सेट ऑफ अपर बाउंड्स है हमारे पास उसमें सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा, जैसे वो उसको हम क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड, और वही सुप्रीमम होगा। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दी थी कि 1 2 3, एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने कोड की थी यहाँ पर आपको। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये 3 हमारे पास क्या लीस्ट अपर बाउंड है, बाकी सब इससे बड़े हैं और वो इस सेट में भी शामिल नहीं है, तो सुप्रीमम ये होगा हमारे पास 3 होगा इस सेट का। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या होगा सिमिलरली कि क्या होगा कि लोअर बाउंड का सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट, क्योंकि अगर आप पीछे की तरफ चले जाएं बाकी एलिमेंट्स इससे छोटे होंगे, तो 1 हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और ये हमारे पास इन्फीमम होगा इस सेट का। नेक्स्ट है जी इसकी एग्जांपल्स। ये देखें आप, जैसे मैंने आपको इसका समझाया कि R है
कोई सेट है हमारे पास E1 जिसमें आर नंबर्स हैं, आर किस में रैशनल नंबर से बिलोंग करे, एंड आर इज लेस देन जीरो तमाम नंबर्स हैं, तो फिर सुप्रीमम ऑफ E1 क्या आएगा, वो भी ज़ीरो। और इनफिम देखें यहाँ पर लिख रहा है सुप्रीमम ऑफ E1 इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ E1 इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ E2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं, E2 में कौन से रैशनल्स हैं जो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हैं। अब जाहिर है जो ज़ीरो से छोटे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होंगे। ज़ीरो से छोटे होंगे वो होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह अप टू सॉन ये चलते जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये सारे टेंड करें टुवर्ड ज़ीरो, तो ज़ीरो यहाँ पर इसका क्या होगा, सुप्रीमम होगा, ज़ीरो सुप्रीमम हो गया। अब इन्फीमम को ज़रा आप देखें, इन्फीमम हमारे पास E2 का, यानी कि इसका सुप्रीमम ज़ीरो है, इसके इन्फीमम हमें नहीं पता कहाँ पे जा रहा है। और इस E2 का देखें इन्फीमम क्या होगा, क्योंकि E2 में वो एलिमेंट्स हैं जो ज़ीरो के इक्वल हैं या ज़ीरो से बड़े हैं, यानी कि इस तरह के एलिमेंट्स ज़ीरो के इक्वल या फिर ज़ीरो भी शामिल है, और 0, 1, 2, 3 अप टू सॉन, ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन गया आपके पास। तो उस तरह की फॉर्म बन गई। यहाँ पर अब देखें इन्फीमम इसका हमारे पास ज़ीरो होगा ऑब्वियसली, और इससे बड़े बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे वो हमारे पास। अब सुप्रीमम इसका डिफाइन नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो सारे एलिमेंट्स जा रहे हैं, तो ये टेंड करे टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो इसका सुप्रीमम डिफाइन नहीं है सेट E2 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम जाएंगे जी नेक्स्ट। सिमिलरली यहाँ पर ये भी एग्जांपल कोड की गई है, ये भी आप देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर कह रहा है लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, ये क्या कहती है, a set is said to a set S is said to have the least upper bound property if the following is true: S is non-empty and ordered if E belongs to E is subset of S and is non-empty and bounded above, then supremum of E exists in S. Greatest lower bounded property can be defined in a similar manner. यहाँ पर कह रहे हैं लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास S ऐसा सेट है जिसका लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी हम कहेंगे एग्जिस्ट करेगी, उसके लिए दोनों कंडीशंस ये होल्ड करनी चाहिए। नंबर 1, एस हमारे पास नॉन एम्प्टी और ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए। नंबर 2, अगर हमारे पास ई कोई सबसेट है एस का और ई नॉन एम्प्टी है और वो बाउंडेड अबव है, यानी कि उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो उसका इट मीन्स कि उसका सुप्रीमम भी फिर क्या करेगा, एग्जिस्ट, यानी कि उस सेट को हम क्या कहेंगे कि उसके वो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होल्ड करता है अगर वो कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उसका जो सबसेट है नॉन एम्प्टी सबसेट उसमें सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, उसका सुप्रीमम सेट एस में एग्जिस्ट करता है, तो उसकी ये लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होगी। तो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, आप आगे इसकी एग्जांपल गिवन है, इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइड, इसकी ये थ्योरम है हमारे पास कि अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस थ्योरम में क्या कह रहे हैं, सपोज एस इज एन ऑर्डर्ड सेट, एस हमारे पास कोई ऑर्डर्ड सेट है जिसमें लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, यानी कि उसके सबसेट का जो अपर बाउंड है वो सेट एस में एग्जिस्ट करता है, यानी कि और बी सबसेट है एस का। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि बी क्योंकि एस का सबसेट है, बी का जो अपर बाउंड है वो एस में एग्जिस्ट करता है। वो ये भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आए हैं इसकी लीस्ट अपर बाउंड की। तो वो नॉन एम्प्टी और बाउंडेड बिलो है, और तो लेट एल बी सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ बी, देन अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल एग्जिस्ट इन एस एंड आल्सो अल्फा इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी। इन पर्टिकुलर वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है कि एस में उसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर किसी सेट, अगर कोई हमारे पास एस कोई सेट है और ई उसका सब सेट है, तो हमने क्या पढ़ी थी अभी, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। उसमें क्या कह रहा था कि लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, उस स्लाइड की तरफ मैं लिए चलता हूँ आपको, ये रही लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगा, अगर नॉन एम्प्टी और ऑर्डर्ड सेट हो। नंबर 2, उसका जो सबसेट ई है उसमें कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट करे, उसका सुप्रीमम उस सेट एस में एग्जिस्ट करे, तो तब हम कहेंगे ये लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है। और इसी तरह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि उसका इन्फीमम भी उस सेट में एग्जिस्ट करे, उस सबसेट का। यहाँ पर इसको उसी तरीके से प्रूव करना है, सिंस बी इज बाउंडेड बिलो देयरफॉर एल इज नॉन एम्प्टी। अगर बी हमारे पास बाउंडेड बिलो है
ठीक है, सिंस बी इज बाउंडेड बिलो, ये गिवन है आपको, यानी कि उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर एल इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि एल में कौन से होंगे, एल सेट का नाम है, ऐसा सेट जिसमें तमाम लोअर बाउंड्स उस बी के तमाम लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे। तो सिंस एल इज कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली दोज वाई बिलोंग्स टू एच विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स, ये बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन उसने दी है। देखें वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है, एस के वो तमाम एलिमेंट्स जिसमें एस के वो तमाम एलिमेंट्स जिसमें जिससे जो कि बाकी एलिमेंट से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, या उन तमाम एलिमेंट से, यानी कि बाकी तमाम एलिमेंट्स उस वाई से उन एलिमेंट से क्या होंगे, या तो ग्रेटर होंगे या इक्वल होंगे। इनफिमम की डेफिनेशन अभी हम पढ़ के आए थे, जिसमें लोअर बाउंड की भी हमने बात की थी। तो स्टूडेंट्स लोअर बाउंड क्या होता है, उस सेट का वो एलिमेंट जिससे उस सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हों, या तो बड़े हों या बराबर हों, यानी कि वो एलिमेंट सबसे छोटा होगा, y इज लेस देन इक्वल टू x, तो ये इनफिमम वाली कंडीशन है। आगे कह रहे हैं वी सी दैट एवरी x बिलोंग्स टू बी इज एन अपर बाउंड ऑफ l, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर जाहिर है x फिर क्या होगा, अपर बाउंड होगा, तो l इज बाउंडेड अबव, तो इसका मतलब l हमारे पास बाउंडेड अबव भी हुआ। सिंस s इज ऑर्डर्ड सेट, अभी हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि s हमारे पास ऑर्डर्ड सेट है, एंड और देयरफॉर l हैज़ अ सुप्रीमम इन s, इसका मतलब l का सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा इसमें, लेट अस कॉल इट अल्फा, जिसको हम अल्फा का नाम दे रहे हैं, और इफ गैमा इज लेस देन अल्फा देन अल्फा गैमा इज नॉट अ नंबर बाउंड ऑफ l। तो गैमा देखें, गैमा ऐसा देखें कह रहा है कि हमारे पास उस सेट का जो सुप्रीमम है उसको क्या नाम दिया हुआ है, अल्फ़ा का, और गैमा क्या है, गैमा कोई हमारे पास ऐसा नंबर है जो कि उस अल्फ़ा से भी छोटा है, सुप्रीमम से छोटा है नंबर है, तो जाहिर है फिर वो हमारे पास अपर बाउंड तो नहीं होगा, क्योंकि जो लीस्ट अपर बाउंड होता है वही सुप्रीमम होता है हमारे पास। अब यहाँ पर इसका मतलब कह रहा है गैमा डज नॉट बिलोंग्स टू बी, गैमा बी से बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू एक्स, इसका मतलब अल्फा फिर क्या है, लेस देन इक्वल टू एक्स है। क्यों, क्योंकि हम अभी क्या के आए हैं कि अल्फा हमारे पास क्या है, सुप्रीमम है एस का, तो जाहिर है सुप्रीमम का मतलब लीस्ट अपर बाउंड है, वो बाकी तमाम एलिमेंट्स उससे क्या होंगे, या तो बड़े होंगे या इक्वल होंगे। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी अल्फा बिलोंग्स टू एल। नाउ अगर वो कह रहा है कि अल्फा बिलोंग कर रहा है, अल्फा इज लेस देन बीटा है, देन बीटा डज नॉट बिलोंग टू एल बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल। बीटा क्या था हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट्स, कि बीटा हमारे पास कोई नंबर है अल्फा, और वो कह रहा है कि अगर अल्फा बीटा से छोटा है तो इट मीन्स कि बीटा फिर एल से बिलोंग नहीं कर रहा, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल, कि सुप्रीमम ऑफ एल क्या है, अल्फा है, और अल्फा से जो छोटा होगा वो इसमें क्या होगा, बिलोंग नहीं करेगा। वी हैव शोन दैट अल्फा बिलोंग्स टू एल बट बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू एल इफ बीटा ग्रेटर देन एल। इन अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं कि हमने शो किया कि अल्फा जो है वो एल से बिलोंग कर रहा है, इस सेट एल से, लेकिन बीटा नहीं कर रहा अगर बीटा ग्रेटर देन हो ए से, यानी कि अल्फा इज लेस देन बीटा हो। इन अदर वर्ड्स अल्फा इज अ लोअर बाउंड ऑफ बी, इसका मतलब अल्फा हमारे पास बी का लोअर बाउंड है, बट बीटा इज नॉट इफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अगर बीटा जाहिर है अल्फा से ग्रेटर होगा तो वो उसका लोअर बाउंड तो ना हुआ, दिस मीन्स दैट अल्फा फिर हमारे पास इन्फिमम बी के इक्वल है, अल्फा उस बी का इन्फिमम है। तो इस तरह इसका प्रूफ करना है आपने, जस्ट आपने पहले कॉन्सेप्ट लेना है, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फिमम, उनकी एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना है। मैं मजीद एग्जांपल्स आपको भेजूंगा, मजीद प्रैक्टिस करें आप उनको, तब जाके आपको ये थ्योरम प्रूफ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आगे स्टूडेंट्स फील्ड की बात कर रहे हैं कि ऐसा असेट एफ इज विद टू ऑपरेशंस इज कॉल्ड with two operations called addition and multiplication satisfying the following axioms is known to be field। कह रहा है कि सेट f, एक सेट f जिसमें दो ऑपरेशन इन्वॉल्व हों, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, वो अगर इन प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, होल्ड कर जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह की प्रॉपर्टीज़। नंबर 1 के एक्सियम्स फॉर एडिशन देखें, अगर एक्स वाई उस सेट एफ के कोई दो एलिमेंट हैं तो जो उन दोनों का सम होगा एक्स और वाई का वो भी उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि क्लोयल प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, यानी कि ए कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। मीन्स के जैसे आप पढ़ते थे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो सिमिलरली एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, और ये ऑब्वियसली होल्ड करती है एडिशन में ये प्रॉपर्टी। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। और फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स प्लस, अब एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। रिमेंबर दैट एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स
एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो एग्जिस्ट करती है, करनी चाहिए। हर एलिमेंट, उस एफ के हर एलिमेंट एक्स के लिए कोई ना कोई ज़ीरो यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, सच दैट कि अगर उस ज़ीरो को हम एक्स में ऐड करें, ज़ाहिर है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वापस वही एलिमेंट आ जाता है। सिमिलरली उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना, एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब है, उस सेट के में उसके इन्वर्स को ऐड करो तो जवाब क्या आना चाहिए, ज़ीरो। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कलोयल लॉ कम्यूटेटिव ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है, तो इसको फील्ड बोलेंगे हम। अब यहाँ पर देखें कुछ थ्योरम है हमारे पास कि अगर हमारे पास वो कह रहा है कि एक्सियम्स द एक्सियम्स फॉर एडिशन इम्प्लाई द फॉलोइंग, कह रहा है कि अगर इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड देन वाई इज इक्वल टू जेड, कह रहा है कि अगर एक्स प्लस वाई बराबर है एक्स प्लस जेड के, इट मीन्स कि वाई और जेड फिर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऑब्वियस है कंडीशन, ये कंडीशन स्टूडेंट्स ऑब्वियस है, जाहिर है। अगर हमारे पास दो नंबर्स का देखें, एक्स तो सेम ही है दोनों में, वाई और जेड को डिफरेंट शो कर रहा है, तो वाई और जेड अगर इक्वल होंगे तभी तो हम कह सकेंगे कि भाई एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड के, एक्स में वाई प्लस करो या एक्स में जेड प्लस करो, जवाब सेम आएगा, बराबर आएगा। इसके लिए प्रूफ का स्टाइल चेक करें आप, इसमें इसने ज़बरदस्त प्रूफ किया होगा। सपोज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, सपोज कर लिया। अब हमने प्रूफ ये करना है कि वाई इज इक्वल टू जेड है। अब यहाँ पर देखें कि वाई क्या है हमारे पास, कह रहे कि सिंस वाई एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी के मुताबिक हम वाई को लिख सकते हैं जीरो प्लस वाई, बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जीरो को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि माइनस एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जीरो के इक्वल। मैथ्स ये कहते हैं किसी भी एलिमेंट में उसके नेगेटिव को ऐड करो तो वो रिजल्ट जीरो आता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ब्रैकेट मैं इधर लगा सकता हूँ, ये देखें यहाँ पर उसने ब्रैकेट शो कर दी है। इट मीन्स अब यहाँ पर क्योंकि हम कह गए हैं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड है, तो फिर एक्स प्लस वाई को हमने लिख दिया एक्स प्लस जेड, और यहाँ पर माइनस एक्स। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोबारा अप्लाई करके इसको क्या लिखा हमने, माइनस एक्स प्लस जी। अब इन दोनों को देखें, माइनस एक्स प्लस एक्स ऑब्वियसली क्या बनेगा, जीरो, और जीरो प्लस जी इज इक्वल टू जी बन जाएगा, क्योंकि हमने वाई को लेके चले थे, उसको इक्वल कर दिया जी के, और ये हमने सपोज किया कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी है, उसके लिए हमने ये सारी प्रॉपर्टीज यूज़ की, इसलिए हमने उसको एक्स की फॉर्म में लिखा, ताकि हम एंड में जाके उसको क्या करें, एक्स प्लस वाई को फिर वाई एक्स प्लस जेड के इक्वल करके, और आगे अपना एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके, एडिटिव इन्वर्स वाली, तो हम क्या करें, इसको जेड के इक्वल प्रूव कर दें। बहुत ही सिंपल थ्योरम है। सिमिलर इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी आप लोगों ने करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।